हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको सेंट्रो मास के कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया था बच्चों। उसमें केविटी की प्रॉब्लम्स का भी बच्चों आपको डिस्कशन कराया। इस लेक्चर में बच्चों हम आपको सेंट्रो मास की वेलोसिटी, सेंट्रो मास के एक्सेलरेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराएंगे बच्चों। लेट्स स्टार्ट। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रो मास। इस लेक्चर में बच्चों आपको बता रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रो मास के बारे में। तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में बच्चों हम आपको बता रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रो मास के बारे में। तो देखिए बच्चों, जब बच्चों आप पोजीशन वेक्टर जो आपको दिया था सेंट्रो मास का, जिसको लिखा था हमने आरसीएम वेक्टर, ये था बच्चों m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn। बच्चों ये सेंट्रो मास का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ r1 r2 r3 rn क्या है बच्चों? जो हमारे रेस्पेक्टिव पॉइंट मासेज हैं उनके रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर हैं। और आरसीएम वेक्टर क्या है बच्चों? जो इन m1 m2 m3 mn मास का क्या है कि जो सेंट्रो मास है उस सेंट्रो मास का रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बच्चों। जब बच्चों सेंट्रो मास के पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, जब बच्चों सेंट्रो मास के पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है बच्चों वेलोसिटी वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी वेक्टर। और जब वेलोसिटी वेक्टर आएगा बच्चों उसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों एक्सेलरेशन वेक्टर। व्हेन वी मेक द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट बच्चों एक्सेलरेशन वेक्टर। तो यहाँ पे बच्चों हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो देखो हमें मिलेगा बच्चों वेलोसिटी वेक्टर वीसीएम वेक्टर। डी आर अपॉन डी टी करेंगे, उसको लिख दिया हमने बच्चों वीसीएम। डी आर वन अपॉन डी टी का नाम लिखा बच्चों अपन ने वी वन। डी आर टू अपॉन डी टी का नाम रखा बच्चों अपन ने वी टू। डी आर एन अपॉन डी टी का नाम रखा बच्चों अपन वी एन। इससे मिलेगा बच्चों हमें एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर प्लस एम एन वी एन वैक्टर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन। ये बच्चों हमें मिला है वेलोसिटी सेंट्रो मास की। ये बच्चों हमें मिली है वेलोसिटी सेंट्रो मास की। अगर सेंट्रो मास की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आप सब की सब तो आप सारी चीजें एक्स डायरेक्शन लिखिए। अगर आप सेंट्रो मास की वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट लिखना है तो सारी चीजें आप वाई डायरेक्शन लिखिए। और यदि बच्चों आपको सेंट्रो मास की वेलोसिटी का जे डायरेक्शन का कंपाउंड लिखना है तो सारी वेलोसिटी भी आप जे डायरेक्शन लिखिए। तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। वी सी एम एक्स लिख रहे हैं बच्चों। इसे लिखेंगे बच्चों एम वन वी एक्स वन वैक्टर प्लस एम टू वी एक्स टू वैक्टर प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट, ये आएगा बच्चों हमारे पास सेंटर मास की वेलोसिटी का, ये आएगा बच्चों हमारे पास सेंटर मास की वेलोसिटी का, ये बच्चों हमें मिला है सेंटर मास की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। इसी तरीके से हम सेंटर मास की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट लिख सकते हैं। m1 v/1 वेक्टर प्लस m2 v/2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये बच्चों सेंटर मास की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। इसी तरीके से बच्चों अपन सेंटर मास की वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। m1 vz1 वेक्टर प्लस m2 vz2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस ऑन, ये सेंटर मास की वेलोसिटी का बच्चों जेड कंपोनेंट है। अगर बच्चों हमें क्या है कि एक्सेलरेशन लिखना हो तो वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन लिखना होगा बच्चों, हम लिखेंगे m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट, ये बच्चों हमारे पास सेंटर मास की वेलोसिटी का, ये बच्चों हमारे पास सेंटर मास के एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, ये बच्चों हमारे पास सेंटर मास के एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। ओके बच्चों, अब बच्चों हमें क्या है कि सेंटर मास के एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, अब बच्चों हमने सेंटर मास की वेलोसिटी भी निकाल ली है। तो देखिए बच्चों, जब बच्चों हमने सेंटर मास का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों फाइंड कर लिए हैं, बच्चों हमने सेंटर मास का एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों फाइंड कर चुके हैं हम। अब यहाँ से हमें कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जो कहेगी हमारे सेंटर मास की प्रॉब्लम्स में काफ़ी यूजफुल रहेंगे, उन्हें एक एक करके हम समझते हैं। बच्चों m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट, ये तो क्या है कि सिस्टम के टोटल मास को बता रहा है बच्चों। तो देखो बच्चों, हम लिख सकते हैं, यदि अपन ने m को लिख दिया बच्चों m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट, ये टोटल मास है बच्चों। तो m इंटू ACM अगर बोलेंगे बच्चों, ये बोलेंगे बच्चों सेंटर मास पे लगने वाले फोर्स को, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, ये लिख सकते हैं बच्चों। ये बच्चों सेंटर मास पे लगने वाला फोर्स है, जिसको हम क्या लिखा, MACM, या जिसको हम ये भी लिख सकते हैं d/dt, न्यूटन के सेकंड लॉ से। P यहाँ पे मोमेंटम है सेंटर मास का, और मोमेंटम सेंटर मास को क्या लिख सकते हैं बच्चों, मास इनटू सेंटर मास की वेलोसिटी, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से बच्चों आपको एक स्टैंडर्ड स्पेशल रिजल्ट्स मिलने वाला है, जो आप कहेगी सेंटर मास की कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंटली काम मिलेंगे। आपको क्या मिल रहा है बच्चों रिजल्ट, आप देखिए। अगर बच्चों सेंटर मास पे लगने वाला फोर्स जीरो है, अगर बच्चों सेंटर मास पे लगने वाला फोर्स जीरो, तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर मास का एक्सेलरेशन जीरो है। बेटा ये फोर्स जीरो कब होगा बच्चों, ये बच्चों फोर्स जीरो कब होगा, जब यहाँ पे गया कि सेंटर मास का मोमेंटम जीरो होगा। सेंटर मास का मोमेंटम जीरो हो या कांस्टेंट हो, डिफरेंशिएशन में कोई चीज क्या है कि बेटा बच्चों डिफरेंशिएशन करने पे जीरो कब आती है, जब या तो क्या है कि ये क्वांटिटी FCM क्या बच्चों d/dt PCM, FCM जीरो कब आएगा बच्चों, FCM जीरो आएगा जब या तो PCM कांस्टेंट हो या PCM जीरो, या VCM कांस्टेंट हो या VCM जीरो। ओके, तो देखिए बच्चों हमें रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट हमें ये मिला बच्चों, अगर बच्चों सेंटर मास पे लगने वाला फोर्स जीरो है, दैट इज सेंटर मास का एक्सेलरेशन अगर जीरो है, तो हमें रिजल्ट मिला है बच्चों, हमें रिजल्ट मिला है VCM कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट में दो बातें आती है बच्चों, या तो जीरो हो या फिर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हो। कांस्टेंट में बच्चों दो बातें आती है, या तो जीरो या कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू। तो सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये हमें क्या बता रहा है बच्चों,
ये हमें ये बात बता रहा है यदि सेंटर मास पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मीनिंग इसे बोला जाता है बच्चों ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इसे बोला जाता है बच्चों ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के नाम से इसे बोला जाता है। मीनिंग क्या हुआ इसको, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों इसका? इसका मीनिंग है बच्चों, अगर कहेगी, अगर सेंटर मास कहेगी बच्चों पहले रेस्ट में था तो सेंटर मास बाद में भी रेस्ट में रहेगा, और सेंटर मास बच्चों कहेगी मोशन में था कुछ वेलोसिटी से चल रहा था तो सेंटर मास कहेगी बाद में भी उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये मीनिंग है बच्चों ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का। ओके, अगर सेंटर मास इनिशियली रेस्ट में बच्चों तो सेंटर मास बाद में भी क्या रहेगा, रेस्ट में। इस वाले डेरिवेशन को बच्चों, इस कंसेप्ट को क्या है कि और माइक्रोस्कोपिक वे में आपको बता रहे हैं। अगर बेटा, अगर बच्चों सेंटर मास पे लगने वाला फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के फोर्स का वाई डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। अगर सेंटर मास पे लगने वाला फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है, इसका मीनिंग है बच्चों सेंटर मास की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट या जीरो रहेगी। ओके, अगर जीरो थी तो जीरो रहेगी, कांस्टेंट थी तो कांस्टेंट रहेगी। और सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट या जीरो है तो आपका फॉर्मूला क्या है सेंटर मास की वेलोसिटी का बच्चों? m1 v(x1) प्लस m2 v(x2) प्लस डॉट डॉट डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो हम ये बात लिख सकते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। m1 v(x1) प्लस m2 v(x2) प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट कांस्टेंट। ज्यादातर क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि सेंटर मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो आएगी। यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बच्चों तो आपको क्या मिला, इफ वी सी एम इन एक्स डायरेक्शन, अगर बच्चों वी सी एम एक्स डायरेक्शन में इनिशियल अगर जीरो है बच्चों, तो हमें क्या मिला बच्चों, m1 vx1 प्लस m2 vx2 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू रहेगा बच्चों जीरो। ये इक्वेशन आपके बहुत काम की रहेगी बच्चों, न्यूमेरिकल्स में से लगाएंगे। और यदि एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को लिख रहे हैं बच्चों, vx1 को लिख रहे हैं बच्चों डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा टी, vx2 को लिख रहे हैं बच्चों डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा टी, तो हम यहाँ पे बाकी चीजें कट जाएंगी तो ये भी आपको मिलेगा m1 डेल्टा x1, m1 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1, m2 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x2। इसी तरीके से जितना भी, तो बच्चों ये वाली जो दो इक्वेशन है, वेलोसिटी वाली इक्वेशन वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में बच्चों वेलोसिटी वाली इक्वेशन वेलोसिटी में, और डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन बच्चों डिस्प्लेसमेंट में। जब इसे काम में लेंगे तो आपका क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करना बच्चों हो जाएगा एकदम आसान। तो ये जो दो बातें बताई है, जब इनिशियल वेलोसिटी सेंटर मास की जीरो है, ये दो इक्वेशन आपके बच्चों बहुत काम में आएगी। ये दो इक्वेशन, ये दो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करने की जान है बच्चों। इसे आप क्या है कि हमेशा ध्यान रखिए, और इसे अपन क्या है कि बार बार अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे। लेट्स सी बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको एक प्लेन दिखा रखा है। ये बच्चों प्लेन है जिसकी लेंथ एल है, जिसका मास एम है, और ये प्लेन रखा है बच्चों स्मूथ सरफेस पर। ये बच्चों प्लेन रखा है स्मूथ सरफेस पर जिसकी लेंथ एल है, जिसका मास एम है। अब आपको दिया है बच्चों इस प्लेन पर कोई एक व्यक्ति है जिसका मास स्मॉल एम है बच्चों। इस प्लेन पर कोई व्यक्ति है जिसका मास है बच्चों स्मॉल एम, वो इस प्लेन पे चल रहा है। अब बच्चों आपको ये पूछा जाता है, प्लेन स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब बच्चों आपको ये पूछा जाता है कि जब ये व्यक्ति प्लेन के क्या है कि राइट एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, राइट एक्सट्रीम है इसका बी पॉइंट, तो ये प्लेन कितना शिफ्ट होगा और कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये प्लेन कितना शिफ्ट होगा और कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये हमें पूछा जाएगा। ये हमें पूछा गया बच्चों। व्हेन मैन ऑफ मास एम रीचेज एट राइट एक्सट्रीम,
देन फाइंड द शिफ्ट ऑफ प्लैंक एंड इट्स डायरेक्शन। ये सॉल्यूशन है बच्चों। हम क्या की एज्यूम कर रहे हैं बच्चों, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं बच्चों, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब ये व्यक्ति क्या है कि प्लेन के राइट एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तो प्लेन की लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है एक्स डिस्टेंस। हम ये लिखते हैं बच्चों। ये क्या है कि पहला क्वेश्चन है इस तरीके का, इससे आपको क्या है कि डिटेल में समझा रहे हैं। बाद में आपको क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट समझा देंगे, ट्रिक समझा देंगे, आप उसमें बाद में डायरेक्ट लगाया करेंगे। देखो बच्चों ये आपको साफ दिख रहा है, जब ये क्या है कि व्यक्ति प्लेन के राइट एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, इसका मीनिंग इस व्यक्ति का प्लेन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका एल। इस व्यक्ति का प्लेन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जब एल हो जाएगा तभी ये व्यक्ति क्या है कि प्लेन के राइट एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। ओके बच्चों, व्हेन displacement of man with respect to Planck is L, then man will reach the right extreme। देखो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, जब ये हो जाएगा एल आई के तभी क्या है कि मैन प्लेन के राइट एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। और हमने ये जूम कर लिया लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है बच्चों, ये हमने एज्यूम किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमने एज्यूम किया है बच्चों एक्स माइनस आई के, ये हमने एज्यूम किया है। अगर गलत होगा तो आंसर ऑटोमेटिक नेगेटिव में आ जाएगा। देखो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, इसको लिख सकते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हम कुछ लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक कितना था बच्चों एल आई के, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने क्या माना है बच्चों माइनस एक्स आई के। इसको लिख देंगे बच्चों एल माइनस एक्स आई के, इसको लिख देंगे बच्चों एल माइनस एक्स आई के। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बाद में बच्चों इसको इतना लंबा नहीं लिखेंगे, देखो सीधी सीधी पिक्चर देखो। अगर शुरू में क्या है कि मैन यहाँ पे था और प्लेन के बच्चों अगर एक्स पीछे खिसक जाता है तो देख सकते हैं इस व्यक्ति को अब कितना चलना पड़ रहा है, ग्राउंड फ्रेम में एल माइनस एक्स ही चलना पड़ रहा है। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखिए, बाद में अपन इतना लंबा नहीं करेंगे, जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे डायरेक्ट ऐसे समझ के कर दिया करेंगे। अब बच्चों क्या है कि ग्राउंड फ्रेम में एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चों, वाई डायरेक्शन में तो ग्रेविटी का फोर्स है पर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में सिस्टम के सेंटर मास की पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में सिस्टम के सेंटर मास की पोजीशन यहाँ पर चेंज नहीं होगी, तो हम इक्वेशन लगा देंगे जो आपको पहले बताया था। ये तो मैन है, ये मैन का डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये प्लैंक है, ये प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 0। अब बच्चों मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों एल माइनस एक्स आई के, प्लेन का डिस्प्लेसमेंट हमने कितना माना है बच्चों एक्स माइनस आई के इक्वल टू 0। आई के उड़ जाएगा बच्चों, तो सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिल रहा है, देखो हमें मिल रहा है एम इंटू एल माइनस एक्स इक्वल टू मिल गया बच्चों एम इंटू एक्स, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों एम एल इक्वल टू आ गया एम प्लस एम इंटू एक्स, जिसको सोल्व करा बच्चों तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया एम एल अपॉन एम प्लस एम। अब एक्स की वैल्यू बच्चों सोल्व करने से आ रही पॉजिटिव, बच्चों एक्स की वैल्यू सोल्व करने से आ रही पॉजिटिव, इसका मीनिंग जो हमने एज्यूम किया था, जो बच्चों हमने एज्यूम किया था वो हमने सही एज्यूम करा है। अगर गलत एज्यूम किया होता बच्चों तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाता। ओके बच्चों, अब आपको क्या है कि यहाँ पे
एक दूसरा इलिस्ट्रेशन दे रहे हैं ताकि ये फंडा हमारा और बेटर क्लियर हो सके। लेट्स सी बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों आपको क्या है कि एक ग्रू दिखा रखा है ऐसा। ये हेमी स्फेरिकल शेप का यहाँ पे आपको एक ग्रू दिखा रखा है बच्चों। इसका मास एम है बच्चों, कैपिटल एम है, और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है बच्चों, और इसकी रेडियस बच्चों कैपिटल आर है। और यहाँ पर बच्चों एक बॉल दे रखी है आपको, यहाँ पे बच्चों आपको दिखा रखी है, एक बॉल दिखा रखी है। इस बॉल का मास बच्चों स्मॉल एम है, बॉल की रेडियस आर है बच्चों। बच्चों बॉल का मास स्मॉल एम है, बॉल की रेडियस स्मॉल आर है। अब बच्चों बोला गया है कि जब ये बॉल इस मिड पॉइंट पे आ जाएगी, इस वेज के, वेज है बच्चों, इस वेज के जब ये मिड पॉइंट पे आ जाएगी तो ये वेज कितना शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ये वेज कितना शिफ्ट हो जाएगा और कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ये हमें पूछा जा रहा है बच्चों। जब बॉल कहाँ पे आ जाएगी बच्चों, बॉल इस क्या आएगी, मिड पॉइंट पे आ जाएगी एम पर। फाइंड द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ वेज when ball reaches 8 point M। देखो बच्चों, पहले की तरह अब आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। हम ये मान रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब ये क्या है कि बॉल मिड पॉइंट पे पहुंचती है तो वेज एक्स डिस्टेंस पीछे खिसक जाता है बच्चों। अगर ये एक्स डिस्टेंस पीछे खिसक जाएगा तो वेज का डायग्राम हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। अगर बच्चों ये एक्स डिस्टेंस पीछे खिसक गया, अब आप देख सकते हैं पहले बॉल का जो सेंटर था उसकी डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, आर माइनस आर थी। अगर एक्स डिस्टेंस खिसक जाएगा राइट साइड तो बच्चों बॉल को कितना चलना पड़ेगा ग्राउंड फ्रेम में, आर माइनस एक्स चलना पड़ेगा। अगर बच्चों वेज राइट साइड में क्या है कि एक्स डिस्टेंस खिसक जाएगा तो बॉल को बच्चों राइट साइड में कितना चलना पड़ेगा, आर माइनस एक्स चलना पड़ेगा। और वेज किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में, कितना शिफ्ट हो रहा है, एक्स। तो लगा देते हैं बच्चों इक्वेशन, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं बच्चों, एम आर माइनस एक्स प्लस एम इंटू माइनस एक्स इक्वल टू 0। वही करा है सारा वेक्टर फॉर्म में, सोल्व करेंगे बच्चों तो m इंटू आर माइनस आर इक्वल टू हो गया बच्चों m प्लस एम इंटू हो गया बच्चों x। सोल्व करेंगे तो बच्चों x कितना आ रहा है, x आ रहा है m इंटू आर माइनस आर अपॉन एम प्लस एम। तो बच्चों x आ रहा है m इंटू आर माइनस आर अपॉन एम प्लस एम। इतना बच्चों प्लस आ रहा है, इसका मीनिंग जो हमने एज्यूम करा है वो सही एज्यूम करा है। इतना बच्चों क्या है कि हमारा वेज शिफ्ट हो रहा है पीछे की तरफ। जब ये बच्चों क्या है कि बॉल पॉइंट एम पर पहुंच रही है तो वेज हमारा क्या है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इतना शिफ्ट हो रहा है बच्चों। तो इस तरीके से क्या है कि जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो हम क्या है कि इसके सोल्व करेंगे। अब बच्चों क्या है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता बच्चों की वेलोसिटी के बारे में पूछा होता तो देखो हम कैसे सोल्व करते हैं, वो आपको क्या है कि वापस सेपरेट क्वेश्चन में बताते हैं बच्चों। लेट्स सी बच्चों। देखो बच्चों ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ये दिया होता बच्चों, अगर बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन में ये दिया होता कि बॉल जब बच्चों इस मिड पॉइंट पे आती है, जब ये बॉल बच्चों मिड पॉइंट पे आती है तो बॉल की
वेज के रेस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इस बॉल की वेज के रेस्पेक्ट वेलोसिटी कितनी है v2 v1, इस बॉल की वेज के रेस्पेक्ट वेलोसिटी कितनी v1, और हमने ये ज्यूम कर लिया वेज की ग्राउंड रेस्पेक्ट वेलोसिटी कितनी v2। ये ध्यान रखिए, जब बच्चों, जब ये कहे कि बॉल इस मिड पॉइंट पर आती है, तो हमने माना है इस बॉल की वेज के रेस्पेक्ट वेलोसिटी कई बार वेज के रेस्पेक्ट देगा, कभी कभी ग्राउंड रेस्पेक्ट में दे सकता है। अगर बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बॉल की वेज के रेस्पेक्ट वेलोसिटी कितनी v1, इफ v1 इक्वल टू velocity of ball with respect to wedge, then find velocity of wedge। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैं पूछा है, और हमने एज्यूम कर लिया लेट v2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बच्चों हमने एज्यूम करा है लेफ्ट साइड में, ओके, किधर, लेफ्ट साइड में, ये हमने एज्यूम किया बच्चों, गलत होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। देखो बच्चों, पहले तो क्या है कि आप इसको ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करिए, देखो कैसे करेंगे, बाद में आप डायरेक्ट कर लेना, एक बार समझ लीजिए। वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to wedge, velocity of ball with respect to wedge, इसको नाम दिया है बच्चों v1, जिसको हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू वेज कितना है बच्चों, v1 आई के, और वेलोसिटी ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने क्या माना है बच्चों, v2 आई के, पीछे की तरफ था इसलिए माइनस लिख दिया बच्चों। तो आपको पता चल गया बच्चों वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, v1 माइनस v2 आई के। ये आया बच्चों आपका वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपको पता है बच्चों एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कोई एक्सटेंशन फोर्स नहीं है, तो तो यहाँ पे बच्चों आपको मालूम है एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटेंशन फोर्स नहीं है, इससे एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, सिस्टम के सेंटर मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो सिस्टम के सेंटर मास की फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो हम लगाते हैं बच्चों इक्वेशन m1, m किसका मास था, m व्यक्ति का मास था, m किसका मास था बच्चों, m यहाँ पे बॉल का मास था, m इंटू v1 माइनस v2 माइनस एम वी टू, वो तो वेक्टर तो लगा ही दिया अपने। m किसका मास था बच्चों, बॉल का, v1 माइनस v2, आपके पास वेलोसिटी बॉल की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेज का लिख दिया हमने, इक्वल टू कर दिया बच्चों जीरो। तो सोल्व करा बच्चों, तो एम वी वन कितना आ गया, एम वी वन आ गया बच्चों एम प्लस एम इंटू वी टू, तो वी टू आया बच्चों एम वी वन अपॉन एम प्लस एम, ये वी टू आया बच्चों, और ये प्लस आ रहा है, इसका मीनिंग जो हमने एज्यूम करा है बच्चों सही एज्यूम करा है। ये v2 किसकी वेलोसिटी है, वेज की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कभी कभी क्या है कि बच्चों ये आपको क्या है रेडियस की टर्म में भी पूछेगा, कभी कभी किसकी फॉर्म में पूछेगा, रेडियस की टर्म में पूछेगा, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए बच्चों, कैसे देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों जब बॉल नीचे आई है, तो बॉल का सेंटर मास बच्चों कितना नीचे है, आर माइनस आर नीचे है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल लिख देंगे बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया बच्चों एम जी इंटू आर माइनस आर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हाफ एम वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। ये तो किस में आ गया बच्चों, बॉल में, और ये बच्चों किस में आ गया है, ये बच्चों आ गया वेज में। इस इक्वेशन को बच्चों हम सोल्व कर देंगे और हम आंसर निकाल देंगे। वी वन वी टू का रिलेशन कहाँ से आएगा, एम इंटू वी वन माइनस वी टू इक्वल टू एम वी टू, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी बच्चों। इन दो इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बच्चों और हमारा क्या है कि आंसर आ जाएगा आर के टर्म में, ओके।
तो जब भी क्वेश्चन बच्चों आपको आर के टर्म में सोल्व करना हो तो आप ऐसे सोल्व करेंगे बच्चों। ओके, अब बच्चों आपको क्या है कि एक और इलस्ट्रेशन बता रहे हैं ताकि आपके क्या है कि फंडे और बेटर क्लियर हो सके। लेट्स सी बच्चों, बच्चों ये आपको क्या है कि कोई रिवर दिखा रखी है। इस रिवर के शोर से क्या है कि एक बोट आपको दिखा रखा है बच्चों, ये बोट आपको दिखाया, ये बच्चों आपको एक बोट दिखा रखा है, ये बच्चों पूरा एक बोट है जिसके यहाँ पे बच्चों एक डॉग है, इस तरीके का है बच्चों एक डॉग है, ये बच्चों बोट है हमारा। मान लीजिए बच्चों बोट का जो मास है ये 20 kg है, बोट की जो लेंथ है बच्चों ये 4 मीटर है, वाटर की सरफेस स्मूथ है बच्चों, और ये जो शोर है शोर का पोर्शन है बच्चों, और डॉग का जो मास है बच्चों ये 4 kg है। अब आपको क्या है कि बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा है जब ये डॉग क्या है कि बोट के लेफ्ट एक्सट्रीम पे आ जाएगा, बच्चों जब ये डॉग बोट के लेफ्ट एक्सट्रीम पे आ जाएगा तो ये बोट कितना शिफ्ट होगा और कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। व्हेन डॉग रीचेज एट लेफ्ट एक्सट्रीम ऑफ बोट, देन फाइंड द शिफ्ट ऑफ बोट। ये हमें क्वेश्चन पूछा है जब ये डॉग कहेगी बच्चों बोट के लेफ्ट एक्सट्रीम आ जाएगा तो बोट कितना शिफ्ट होगा और कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन में पहले से मालूम है हमें, ये क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है कि यहाँ पे बोट के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मीनिंग इसका सेंटर मास 2 मीटर होगा बोट का खुद का। ओके, क्योंकि बोट की लेंथ कितनी थी 4 मीटर। अब बच्चों हम ये मान रहे हैं कि जब ये डॉग बोट के लेफ्ट एक्सट्रीम में आ जाता है तो ये बोट क्या है कि राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, बोट राइट साइड में एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है। अब अगर बच्चों क्या है कि बोट राइट साइड में अगर एक्स शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मीनिंग है क्या है कि डॉग को कितना चलना पड़ेगा, 4 - x ही चलना पड़ेगा ना बच्चों। ग्राउंड फ्रेम में हमने एज्यूम कर लिया लेट बोट शिफ्ट बाई एक्स इन राइट डायरेक्शन। तो बच्चों क्या है कि डॉग को कितना चलना पड़ेगा 4 - x, लेफ्ट वाले को लिख रहे हैं नेगेटिव, तो एम डॉग का जो मास है तो बच्चों हम लिख रहे हैं डॉग का मास कितना है यहाँ पे 4 kg। डॉग को कितना चलना पड़ रहा है बच्चों 4 - x, ये माइनस में प्लस बोट का शिफ्ट कितना हुआ बच्चों, बोट का शिफ्ट हुआ एक्स, बोट का मास कितना है 20, इक्वल टू क्या कर दिया 0। सोल्व किया बच्चों, ये आया -16 प्लस 4x प्लस 20x इक्वल टू 0। सोल्व करने से बच्चों सोल्व करने से बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ रही है -16 प्लस 4x प्लस 20x इक्वल टू 0, जो आपको क्या देगा बच्चों, जो आपको देगा 24x इक्वल टू 16। ओके, तो बच्चों यहाँ पे x कितना मिल रहा है 16/24, 4 से कट करेंगे तो 4/6, ये आएगा बच्चों 2/3 मीटर। तो बच्चों बोट कितना शिफ्ट हुआ है, बोट बच्चों शिफ्ट हुआ है 2/3 मीटर, राइट साइड शिफ्ट हुआ है। इसका मीनिंग कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, अगर बोट क्या है कि राइट साइड शिफ्ट हुआ है बच्चों कितना 2/3 मीटर, तो डॉग की पोजीशन शोर से, ये हमारा शोर है बच्चों, तो डॉग की पोजीशन शोर से अब कितनी होगी। तो देखो बच्चों, अगर पहले आपको क्या है कि इसमें क्वेश्चन में पोजीशन देगा, मान लो पहले क्वेश्चन में पोजीशन कितनी तरह की है 8 मीटर, अब ये कितना शिफ्ट हो चुका है बच्चों 2/3 मीटर शिफ्ट हो चुका है। तो अगर ये 2/3 मीटर शिफ्ट हो चुका है तो डॉग की पोजीशन क्या होगी बच्चों
8 + 2/3 मीटर। ओके, तो आंसर हो जाएगा पोजीशन ऑफ डॉग फ्रॉम शोर। ये आएगा बच्चों 8 + 2/3। ओके, क्योंकि 2/3 शिफ्ट हो गया है, जिसको सोल्व करेंगे ये आएगा बच्चों 26/3 मीटर। ये हमारा बच्चों क्या है कि क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ओके, ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चों जो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा कि वेलोसिटी सेंटर मास की क्या होगी बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर मास का, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या है कि एक क्वेश्चन बच्चों एक्सेलरेशन का बता रहे हैं, सेंटर मास का। लेट्स सी बच्चों, बच्चों ये आपको एक पुली दिखा रखी है। ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। ये रिजिड सपोर्ट से किया है कि यहाँ पे क्लेम्ड है। इधर बच्चों एक मास लटका हुआ है, इधर मास जो लटका हुआ है इसका मास m2 है बच्चों, इधर जो मास लटका हुआ है बच्चों इसका मास m1 है बच्चों, और मान लो बच्चों m2 m1 से ज्यादा है। अब हमें पूछा है बच्चों सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें पूछा बच्चों सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर बच्चों क्या है कि m2 मास, अगर बच्चों m2 मास a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो m1 मास a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ये तो हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में देख चुके हैं बच्चों। और एक्सेलरेशन की फाइंड, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ये सॉल्यूशन है बच्चों। बच्चों एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है नेट अनबैलेंस फोर्स डिवाइड बाय टोटल मूविंग मास। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है नेट अनबैलेंस फोर्स जो है बच्चों m2 - m1 अपॉन m1 + m2। ये बच्चों एक्सेलरेशन बताया आपको ऑफ m2 मास। तो m1 मास का बच्चों ऊपर हो जाएगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन सेंटर मास का क्या लिखेंगे हम, m1 a1 जो ऊपर होगा प्लस m2 a2 जो नीचे की तरफ है बच्चों, डिवाइडेड बाई m1 + m2। इसे सोल्व करेंगे ना बच्चों, सारी वैल्यू डाल दोगे तो ये आपका आंसर आएगा m2 - m1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 + m2 होल स्क्वायर इंटू जी माइनस जे के। ये बच्चों हमारे पास सेंटर मास के एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आएगा। तो क्या है कि m1 ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन सेंटर मास हमेशा किधर जाएगा बच्चों, नीचे जाएगा। सेंटर मास हमेशा किधर जाएगा, नीचे जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास सेंटर मास का एक्सप्रेशन आ गया है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड आपको बता दिया है बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है कि सेंटर मास का एक्सेलरेशन था। तो आपने देख लिया बच्चों, आपने किया कि इस आर्टिकल के अंदर सेंटर मास की वेलोसिटी, सेंटर मास का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड किया कि प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया है बच्चों। अगले टर्म पे सेंटर मास फ्रेम के अंदर, अगले टर्म पे बच्चों हम आपको सेंटर मास फ्रेम में सिस्टम का एनालिसिस करना सिखाएंगे कि सेंटर मास फ्रेम क्या होता है और सेंटर मास फ्रेम के अंदर एनालिसिस कैसे किया जाता है, और सेंटर मास फ्रेम में एनालिसिस करने पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे इजी हो जाती है वो आपको बताएंगे। उसके बाद बच्चों हम इस चैप्टर में आपको लेके चलेंगे कोलिजन थ्योरी पर। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, सी यू बच्चों।